हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर थर्ड की यूनिट 5 चल रही थी हमारी, जिसमें एक बीच में टॉपिक रह गया साइक्लोट्रॉन। वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर तीनों में है, तो बीएससी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर आप दोनों को एक साथ करवा दिया जाएगा वो टॉपिक। और हमने कल जो टॉपिक किया था वो था म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से उसका पाथ हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब सेलेक्ट करना, मतलब एक ऐसा अपैरेटस बनाया हुआ है जो कि क्या करता है, एक फिक्स वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ही सेलेक्ट करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वेग वर्णक। वेग वर्णक इंग्लिश से इजी समझ आ रहा है कि वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब एक ऐसा अपैरेटस जो क्या 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 करेगा, ऐसे पार्टिकल्स को सेलेक्ट करेगा जिनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। नाम से पता चल रहा है। तो देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर में हमें क्या करना है, हम ये वैसे आपके जो हमने किया था परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल मोशन कर रहा था, ये क्वेश्चन उसी के साथ आ सकता है कि वो वाला टॉपिक और ये दोनों डिफाइन करो एक साथ। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, पहले मैं वेलोसिटी ले लेती हूँ, वो मैं ले लेती हूँ सिर्फ वी एक्स आई कैप के। हमने जो कल वाला टॉपिक किया था उसमें हमने तीनों डायरेक्शन के अलोंग लिया था, वी एक्स वी वाई वी जेड। और जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था तब क्या किया था, सिर्फ वी एक्स और वी वाई एक प्लेन के अलोंग किया था। अब मैं सिर्फ वी एक्स ले रही हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और मैं बी वेक्टर को ले रही हूँ, चलो पहले ई लिख देते हैं क्योंकि वो वाई के अलोंग ही लेने हैं हर बार। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया ई वाई जे कैप, और बी वेक्टर को मैंने ले लिया के कैप के अलोंग ले रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप बी जेड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, लोरेंज फोर्स। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू ब्रैकेट में ई प्लस वी क्रॉस बी, यही होगा। तो इन सब वैल्यूज को पुट करके हम फोर्स देखते हैं क्या आएगा। क्यू पड़ा है, ई वेक्टर लिख देते हैं, प्लस वी क्रॉस बी यानी कि आई कैप वी एक्स क्रॉस जे कैप बी जेड। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, वी एक्स पड़ा है 0 0 0 0 बी जेड। तो आई कैप के अलोंग करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये दो लाइन जाएंगी, 0 आ जाएगा यानी कि 0 आई कैप, प्लस जे कैप के अलोंग करते हैं तो मेरे पास आएगा वी एक्स बी जेड, जे कैप वो भी कैसा, माइनस में ही आएगा क्योंकि हम अपोजिट लेते हैं और वैसे भी आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट तो सॉल्व करना ही आता है। ठीक है, जे कैप के लिए मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी माइनस में इन दोनों का, तो वो 0 हो जाएगा। और के कैप के अलोंग जब करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, के कैप के अलोंग जब करेंगे तो ये दो लाइन जाएंगी, इनका मल्टीप्लाई फिर से क्या हो जाएगा, 0 का के कैप। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस का के, तो सॉरी आई क्रॉस ये के आएगा, यहाँ पे जे नहीं आएगा, वो क्या होता है माइनस का जे, तो वहां से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर की जगह में क्या लिख देती हूँ, ई वाई का जे कैप माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया था, वी एक्स बी जेड जे कैप। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें जे कैप कॉमन ले सकती हूँ। तो जे कैप कॉमन लेने से मेरे पास क्या बचा, ये जी लिख दिया गलती से, क्यू ई एक्स सॉरी ई वाई माइनस का वी एक्स बी जेड। सिंपल मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ही किया। ठीक है, तो इतना ना भी शो करते तो भी आप इजीली कर सकते हो, 12th में आपने मैट्रिक्स 11 की है तो आपको पता है। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स आया, वो क्या आ रहा है, जे कैप क्यू ई वाई माइनस वी एक्स का बी जेड। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो सिर्फ वाई एक्सेस के अलोंग ही मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी इस तरीके की है और ई और बी कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस केस में फोर्स सिर्फ वाई एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है।
अब ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर है इसका क्या काम कर रहा है कि इन ऐसे पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना या ऐसे पार्टिकल्स की बीम बनाना, प्रोड्यूस करना जिनकी वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए क्या है, एक केस लगता है, केस चाहे मत ही लिखो, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स की बीम को डिटेक्ट करना या उन्हें सेलेक्ट करना, उनको चूज करना तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ई वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, बैलेंस हो। बैलेंस हो का मतलब क्या है, देखो इनकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों बैलेंस हो। किस तरीके से हो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मान लो 2 कूलम का, और इस डायरेक्शन में भी 2 कूलम का लग रहा है। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं कि इधर से भी एक कोई पर्सन रस्सी को खींच रहा है और दूसरी साइड से भी, दोनों सेम अमाउंट को फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो रस्सी जो है वो ना तो इस साइड वाला इंसान लेके जा पाएगा ना ही उधर वाला खींच पाएगा, तो नेट फोर्स उस टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ऐसा केस बन जाए कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड्स के कारण ही तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होएगा अपनी उसकी पोजीशन में, पार्टिकल जो है वो सीधा जा रहा है, ये 2 फील्ड लग रहे हैं, इनके कारण ही तो उसकी मोशन चेंज होगी। तो जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों बैलेंस कंडीशन में आएंगे, ई वाई और बी जेड, तो क्या हो जाएगा, जे कैप क्यू ई वाई माइनस बी एक्स बी जेड क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वी एक्स क्या हो जाएगा, ई वाई ओवर में बी जेड। तो ये जो था, यही क्या है, वेलोसिटी सेलेक्टर का मेन प्रिंसिपल है कि ऐसे पार्टिकल्स को डिडक्ट करना, ऐसे पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना जिनकी वेलोसिटी क्या हो, ई और बी का रेशो हो, या फिर ई वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों की वैल्यूज और डायरेक्शन इस तरीके से बैलेंस हो कि दोनों में फोर्स कैसा हो, बैलेंस कंडीशन में हो तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, वेलोसिटी सेलेक्टर का, ये एक चीज ही क्या है, वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए प्रिंसिपल है, वेलोसिटी सेलेक्टर इसी को ही बोलते हैं। और ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर का काम कौन करता है, वेलोसिटी फिल्टर, यानी कि वेलोसिटी फिल्टर जो है, वेग फिल्टर, वो क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल पर, इस वेलोसिटी सेलेक्टर पर डिपेंड करता है। अब वेलोसिटी फिल्टर होता कैसे है, यानी कि इस वेलोसिटी वाले पार्टिकल की बीम को डिटेक्ट करने का या सेलेक्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है या प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है वेलोसिटी फिल्टर। और वो किस पे बेस्ड है, इस वेलोसिटी सेलेक्टर पे, यानी कि इन दोनों चीजों पे। ठीक है, तो ये होता कैसा है वेलोसिटी फिल्टर, देखो किस तरीके का होता है। देखो वेलोसिटी फिल्टर इस तरीके का एक apparatus होता है, ठीक है। इसमें क्या है, फील्ड लाइंस, मैं फील्ड को शो कर रही हूँ, क्रॉस से फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई 2 स्लिट्स लगी हुई हैं। ये स्लिट है S1, ऊपर वाली ये जो लगी हुई है ये स्लिट का काम कर रही है, और ये जो नीचे वाली स्लिट है ये क्या है, S2 का काम कर रही है। यहाँ से क्या होता है, आयन सोर्स जो है वो भेजा जाता है, आयन सोर्स या फिर पार्टिकल सोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी सेलेक्टर में ई वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं, बैलेंस कंडीशन में होते हैं। ई वेक्टर के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, मान लिया कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज ई है, क्यू लो तो क्यू लिख दो, और एन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू एन ई, या फिर हम सॉरी एन ई ई, या फिर हम अगर क्यू चार्ज लेते हैं, हम क्यू ई से शो करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। मैंने मान लिया एन पार्टिकल्स है, एन आयंस हैं, तो फिर मैंने एन लगा दिया मल्टीप्लाई में, और चार्ज मैंने ई लिया। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर मैं देखूं, और मैं ऐसा मान रही हूँ कि वी और बी कैसे है, परपेंडिकुलर है, उस केस में साइन 90 होने से 1 होगा, तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ। तो इस केस में मैंने मान लिया एन ही थे, वी बी इंटू ई भी होता है ना, क्योंकि वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, और एन थे तो मैंने एन का भी मल्टीप्लाई कर दिया, और चार्ज मैंने ई लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो। तो इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
इस तरीके का केस हो जाएगा। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू ई ओवर में v, यही लिख सकती हूँ। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू क्या आएगी, ई ओवर में v। तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसा केस जब बनेगा जब E और V आपस में बैलेंस कंडीशन में होंगे, तब तो आयन सोर्स को जब यहाँ से एंटर कराएंगे, ये बहुत नैरो होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस स्लिट S1 से एंटर होकर के S2 से बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो जाएगा, सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स का बीम बाहर निकल आएगा। यानी कि इनको क्या बोल सकते हैं, मोनो वेलोसिटी पार्टिकल बीम। मोनो का मतलब होता है एक वेग, यानी कि जिनका वेग कैसा हो, सेम हो, ऐसे वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स की बीम मिल जाएगी। अगर ये वाला केस नहीं बनता तो उस केस में क्या होगा, स्लिट S1 से जैसे ही एंटर होगा तो पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो है वो जीरो ना होने के कारण क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो इस ये जो स्पेस है इससे बाहर ही नहीं आ पाएगा, इस स्लिट्स के अंदर ही क्या डिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो ये वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर है, ये दोनों बिल्कुल इजी थे कि इस तरीके से स्लिट से आयन बीम आई। जब ये केस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस होंगे तो फोर्स नहीं लगेगा उस पर, फोर्स जीरो होने के कारण वो क्या हो जाएगा, हमें मोनो वेलोसिटी वाली आयन बीम मिल जाएगी। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होते, फोर्स जीरो नहीं होता, तो उस केस में क्या, ये बीम क्या डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर डिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से स्लिट्स में बाहर नहीं आ पाएगा दोनों स्लिट से। तो ये होगा वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर दोनों। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल, को मैंने पैरेलल लाइन से शो कर दिया, पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से शो कर दिया। इसका एक और नाम आ सकता है, वो होता है थॉमसन पैराबोला, थॉमसन प्रवलय, ठीक है। ये थॉमसन पैराबोला कैसे आया, ये कैसे बना, तो वो जब टॉपिक को करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल किस तरीके के फील्ड में मोशन कर रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या पैरेलल है। अब तक हम परपेंडिकुलर कर रहे थे, अब पैरेलल में है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम आ सकता है थॉमसन पैराबोला या थॉमसन परवलय। तो देखो ये कैसा है, मान लिया कि इस तरीके का, हमने क्या मान लिया कि इस डायरेक्शन में E y डायरेक्शन और B y दोनों क्या पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैंने मान लिए कि y डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। और मैंने मान लिया ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी है, यानी कि पहले E वेक्टर लिख देते हैं, वो E वेक्टर क्या है, E y j कैप, और B वेक्टर कैसा है, B y j कैप, क्योंकि मैंने क्या कहा है, दोनों पैरेलल है। और मैंने v वेक्टर को लिख दिया माइनस का k कैप v जेड, यानी कि मैंने वेलोसिटी मान ली इन दोनों इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस की ओर, ये तो z है, और मैंने मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो माइनस के मतलब माइनस z एक्सिस की ओर पार्टिकल जो है वो मूव करके आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने इस तरीके से लिया, ध्यान रखना इसी तरीके से लेना क्योंकि इसी पे बेस थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो ये चेंज मत कर देना वेलोसिटी को, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग इफेक्ट पढ़ेंगे, ताकि हमें क्या है, जैसा थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए किया था वैसा ही करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो पहले हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से मेरे को पता है कि फोर्स क्या लगेगा, दोनों परपेंडिकुलर है, Q V क्रॉस B वेक्टर, यही फोर्स होगा। मेरे पास V की जगह क्या पड़ा है, माइनस का V जेड K कैप, और B की जगह क्या पड़ा है, B y J कैप। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, E कैप J कैप K कैप, 0 B y 0 0 0, सॉरी V y नहीं है, माइनस का V जेड है,
0 माइनस का वी जेड और इधर पड़ा है मेरे पास वी वाई और ये क्या है 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगा। आई कैप का करते हैं तो मेरे पास आई कैप की जगह एक आ जाएगा, ये दो लाइंस गई, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो बी वाई वी जेड, ये 0 था तो मैंने 0 माइनस लिखा नहीं है। प्लस का जे कैप का करते हैं तो जब जे कैप का करेंगे तो क्या करेंगे, ये जे वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हाइड करके करते हैं, दोनों 0 है तो 0 जे कैप, के कैप का करते हैं तब भी दोनों 0 है तो 0 के कैप। तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट तो एक आ गया। तो मतलब मेरे पास फोर्स जो एफ वेक्टर लगा, ये आप सिंपली मैं यहाँ पे शो करके दिखा रही हूँ, आपको ये करना ही आता है वैसे भी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, फोर्स क्यू बी वाई वी जेड इंटू आई कैप, ये आई कैप है। इसका मतलब जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसे डायरेक्शन में काम कर रहा है, आई कैप का मतलब फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है। अगर पार्टिकल इस तरीके से माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, जब वी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, हमें आई कैप से पता चल रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैं क्या बता सकती हूँ, यहाँ से मुझे पता है कि एफ क्या होता है, एम इंटू ए, ये आई कैप है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी वाई इंटू वी जेड की। आई कैप मैं लगा नहीं रही, एक्सीलरेशन में एक्स लगा दिया तो अंडरस्टूड है कि वो आई कैप के अलोंग ही है। तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया, ए एक्स क्या आया, क्यू बी वाई इंटू वी जेड ओवर में एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल, मैंने v क्रॉस b किया और मैंने वहां से ax की वैल्यू डिटेक्ट कर दी। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, पैराबोला, थॉम्सन पैराबोला, मतलब पैराबोला कुछ बन रहा है, पैराबोला स्क्रीन पे बनेगा। तो स्क्रीन पे बनने के लिए हम क्या देख लेते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल ने जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण l डिस्टेंस ट्रेवल करी तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, l ओवर में वी जेड ही होगा क्योंकि पार्टिकल वी जेड वेलोसिटी से आ रहा है, एक्सीलरेशन तो बाद में आया है। तो मैं टाइम को इससे लिख सकती हूँ। तो अगर मेरे पास टाइम है, एक्सीलरेशन पड़ा है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो वी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू टी लिख सकती हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी ओवर में डी होता है या वेलोसिटी ओवर में टाइम होता है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 से ए एक्स की वैल्यू पड़ी है। इक्वेशन 1 से ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी, क्यू बी वाई वी जेड ओवर में एम, और मैंने टाइम क्या ले लिया, स्मॉल एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वी जेड ही वेलोसिटी थी। तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वी जेड से वी जेड कैंसिल, क्यू बी वाई एल ओवर में एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या देखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे उनमें सर्कल की इक्वेशन निकाली थी तो एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओवर में ओमेगा का स्क्वायर किया था। और जब साइक्लॉइड की इक्वेशन निकाली थी तब भी एक्स वाई की फॉर्म में निकाला। तो मुझे इसका पार्ट डिटेक्ट करना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए इंटीग्रेशन ना करने के बजाय मैं x1 लिख रही हूँ डिस्प्लेसमेंट को। एक बार इंटीग्रेशन ना करने के बजाय मैं न्यूटन की इक्वेशन लगाती हूँ। मुझे पता है न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होती है। u क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो मुझे पता है, ये तो आई जेड एक्सिस के अलोंग रहा है तो u एक्सिस में तो वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर होता है। और मेरे पास ए एक्स की वैल्यू पड़ी है हाफ, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, क्यू बी वाई वी जेड ओवर में एम डॉट टी की वैल्यू पड़ी है एल ओवर में वी जेड का स्क्वायर। तो मेरे पास x1 आ चुका है एक, जो कि क्या है, हाफ क्यू बी वाई ओवर में इंटू वी जेड ओवर में एम। देखो क्यू की वैल्यू यही है, ये देख लो, सिंपल था, मैंने बार बार ही देखी क्योंकि मुझे पता है फोर्स क्या है तो मास का डिवाइड ही लगना है। डॉट एल स्क्वायर ओवर में वी जेड का स्क्वायर से मैंने एक जेड स्क्वायर निकाल दिया। तो मेरे पास x1 क्या आया, हाफ क्यू बी वाई
एल स्क्वायर ओवर में एम इंटू वी जेड। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो क्या हुआ, x1 x डायरेक्शन के अलोंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। अब ये तो x1 क्या है, हमने जब मूव करवाया, जब एंटर कर रहा है तब है, तो थॉमसन जो पैराबोला बनानी है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब वो एंटर कर रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट x1 है। अब अगर वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेती हूँ x2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट तो तब जब वो एंटर कर रहा है, एक तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से या फिर जो फील्ड है उसके इफेक्ट से बाहर जाएगा, तब मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा है। इस तरीके से आ रहा था जेड एक्सिस के अलोंग, और पैराबोला बन रही है, वो पैराबोला क्या स्क्रीन पे बनेगी, पर्दे पे बनेगी, तो मान लिया कि वो जो बनेगा वो हमने स्मॉल एल लिया, तो मान लिया कि स्मॉल l1 हाइट पे बन रही है, और मुझे पता है कि फोर्स मेरा x डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, तो मैंने मान लिया कि x2 डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अब हम बाहर जाने की बात कर रहे हैं, और मान लिया कि जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं यहाँ से x2 की वैल्यू निकालूं, तो मैं अगर tan थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, L1 इंटू tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा तो आपको लगाना ही आता है, थीटा क्या आएगा, बेस ओवर में परपेंडिकुलर ओवर में बेस, तो वहां से मेरे पास L1 इंटू थीटा आ जाएगा। अब थीटा क्या होती है, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ही होती है, ढाल होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं एक बार समझाने के लिए कर रही हूँ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर में dx, ये लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल ओवर में इनिशियली होता है, मेरे पास फाइनली तो वो एक्स एक्सिस के लोग जा रहा है और इनिशियली जेड के लोग था, तो मैंने dz ओवर में dx ओवर में dz लिख दिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन में dt का डिवाइड लगाऊं दोनों में, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, dx ओवर में dt और dz ओवर में dt। तो मैं इसको एक और चीज लिख सकती हूँ, vx ओवर में vz। तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट x2 होगा, जो कि क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की ओर जब पार्टिकल जाएगा, तो मैं सीधा लिख रही हूँ, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना। तो सीधा हम x2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, मेरे पास x2 क्या आ जाएगा, अगर वो स्क्रीन पर L1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो L1 इंटू 10 और जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो L1 इंटू vx ओवर में vz लिख सकती हूँ। और मेरे पास इक्वेशन 2 में वैल्यू पड़ी है vx की, q b y l ओवर में m, तो मैं वो वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो x2 क्या आ जाएगा, L1 इंटू q b y ओवर में m, आई थिंक इतनी वैल्यू थी, इंटू l भी है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x2 डिस्प्लेसमेंट आया q b y l L1 ओवर में m, एंड x1 मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, इक्वेशन नंबर 2 से हाफ q b y l स्क्वायर ओवर में m इंटू वी जेड। तो ये तो हो गया, ये कब था, जब वो एंटर कर रहा था तब डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस में, ये कब है, जब वो बाहर जा रहा है। तो टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण पढ़ रहे थे हम ये, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया, देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आ गया मेरे पास, x1 प्लस x2, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके x की वैल्यू पुट कर देना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का काम। यहाँ पे एक vz रह चुका है, vx की वैल्यू पुट की थी ना, vz रहेगा, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ q b बाई l स्क्वायर ओवर में m इंटू वी जेड प्लस q b बाई l l1, ये q है, ओवर में m इंटू वी जेड। तो कॉमन आ सकता है मेरे पास q b बाई m वी जेड और एक m, तो बचेगा क्या, l/2 प्लस l1। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था, इसीलिए मैंने एक्स के अलोंग लिया। अब मैं करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सेम प्रोसेस जैसा इसमें किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो मेरे को पता है फोर्स क्या होता है, क्यू ई वाई।
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लिया तो क्यू ई वाई। सिमिलरली जैसे ए एक्स निकाला था और ई वाई को मैंने जे कैप के अराउंड लिया। इसका मतलब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस एक्सिस के अलोंग आएगा, वाई के अलोंग, तो मैंने ए वाई लिख दिया। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन को, क्योंकि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैंने डिवाइड लगा दिया डायरेक्ट। जैसे उसमें किया था बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस चलेगा इसमें भी। देखो एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकाल दिया, फिर मैंने टाइम लिया था एल ओवर में वी जेड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी जेड का था। आप सोचोगे मैंने यहाँ पे माइनस का वी जेड क्यों नहीं लिया, टाइम में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मैंने वो साइन कंसीडर नहीं किया। सेम प्रोसेस है दोनों की। इसको दे दो इक्वेशन नंबर हमारी क्या चल रही थी, इसको पहले दे दो, एक इक्वेशन ए दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक दिया हुआ है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे उसमें वी एक्स निकाला था वैसे ही हम वी वाई निकालते हैं। वी वाई क्या हो जाएगा, सिमिलरली ए वाई इंटू टी। ए वाई की वैल्यू मेरे पास पड़ी है क्यू ई वाई ओवर में एम। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमने उसमें क्या माना था कि एक्स एक्सिस के अलोंग था, मैंने मान लिया था कि स्मॉल एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब मैं अलग दिखाने के लिए मैं मान लेती हूँ कैपिटल एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटी तो अभी भी वही है वी जेड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल ओवर में वी जेड। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया था, न्यूटन की गति की दूसरी नियम लगाया था। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो मैंने वाई लिख दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी तो थी नहीं, मैंने वेलोसिटी क्या ली थी, माइनस का वी जेड के क्या, तो मेरे पास वाई क्या हो जाएगा, हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू मेरे पास पड़ी है क्यू ई वाई ओवर में एम। टी का स्क्वायर मेरे पास पड़ा है, टी की वैल्यू मुझे पता है एल ओवर में वी जेड का होल स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू, वाई यहाँ पे भी वाई वन लेंगे, उसमें वाई वन लिया था, तो वाई वन क्या आ गया, हाफ क्यू ई वाई ओवर में एम इंटू वी जेड का स्क्वायर डॉट एल का स्क्वायर। अब देखो जैसे उसमें किया था कि वाई वन कब था, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एंटर कर रहा था चार्ज पार्टिकल। अब जैसे उसमें y2 लिया था, उसमें x2 लिया था। देखो इसको मैंने कैसे लिया था वो मैंने बताया था, स्क्रीन पर स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला मैंने, x1 लिया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा था, और थीटा क्या था, जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहे। अब मैं क्या मान लेती हूँ, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर जा रहा है तो स्क्रीन पर वो स्मॉल L1, वहाँ पे स्मॉल L1 थी, अलग अलग शो करने के लिए मैंने कैपिटल L1 डिस्टेंस ट्रैवल करी इंटू 10। कैसे था 10 आया था वो मैंने आपको समझाया है। वहाँ पर 10 थीटा एंगल लिया था, तब जब वो एक्स एक्सिस में जब मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तब जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो वो अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो L1 डॉट वी वाई ओवर में वी जेड हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, इस तरीके से स्लोप निकाली थी। तो यहाँ पे मेरे पास वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए मैंने वेलोसिटी डी वाई ले ली, तो मेरे पास y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 इंटू वी वाई की वैल्यू मेरे पास पड़ी है ये इक्वेशन 5 से, क्यू ई वाई ओवर में m इंटू वी जेड कैपिटल L ओवर में ये वाला वी जेड पड़ा है तो वी जेड, तो मेरे पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, क्यू ई वाई L1 ओवर में m वी जेड का स्क्वायर। तो मेरे पास जो टोटल y आएगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या आएगा, y1 प्लस y2, जब वो एंटर कर रहा है और जब वो बाहर जा रहा है दोनों का सम। देखो ये vy की वैल्यू पुट की है मैंने इस वाली इक्वेशन 5 से, तो देखो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें मैं कॉमन भी ले लेती हूँ, देखो क्यू ई वाई एम ओवर में वी जेड का स्क्वायर इंटू एल, दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो मैंने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट कॉमन लेके लिख रही हूँ, एक स्टेप ना लिखना पड़े इसलिए। तो क्यू ई वाई एल ओवर में एम इंटू वी जेड का स्क्वायर एल ओवर में 2 प्लस L1, यही बचेगा। देखो कैसे, मेरे पास क्यू ई वाई एम
ओवर में वी जेड का स्क्वायर इंटू एल, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। इधर जब मैं कॉमन लूंगी तो एक एल बच जाएगा और एक हाफ बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ एल वन बच जाएगा, तो वो कॉमन ले लिया। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बी है। मैं इक्वेशन ए नोट करती हूँ एक बार वहां से। मेरे पास इक्वेशन ए क्या आई थी, देखते हैं। इक्वेशन ए क्या आई थी, क्यू बी वाई, मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वाइड एक्सिस के अलोंग लिए थे। बी वाई स्मॉल एल ओवर में एम इंटू वी जेड, ये जेड है, एल ओवर में 2 प्लस एल वन। ये मेरे पास इक्वेशन ए थी। मैंने दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट कंबाइन लिख दिया। अब टॉपिक का नाम एक और क्या था, थॉमसन पैराबोला। हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू वाई, यही होती है। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग थॉमसन पैराबोला। पैराबोला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर डिवाइड में इक्वेशन ए का स्क्वायर करूं और बी का डिवाइड लगा दूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई भी बन जाएगा। तो डिवाइड लगाते हैं, तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओवर में वाई, एक्स का स्क्वायर करती हूँ तो देखो क्या बनेगा, क्यू बी वाई का स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर में एम स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर एल टू एल बाई टू प्लस एल वन का स्क्वायर। मैंने एक्स का स्क्वायर लिख दिया, डॉट में वाई का स्क्वायर डिवाइड में था तो क्यू ई वाई एल और ये एम इंटू वी जेड जाएगा ऊपर, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में थी एल बाई टू प्लस एल, यही बचेगा। मैंने वाई का डिवाइड लगा दिया, तो बचा क्या, कैंसिल हो रहा है, क्यू के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक क्यू बचेगा और एक एम से एक एम कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्यू बाई एम एक बचा है, एक वी जेड से एक वी जेड कैंसिल हो रहा है, क्यू बाई एम को अलग, बाकी टर्म्स को अलग लिख दो, वी वाई का स्क्वायर स्मॉल एल का स्क्वायर एल बाई टू प्लस एल वन का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख। अच्छा देखो एक चीज रह गई यहाँ पे, देखो यहाँ पर वी जेड का स्क्वायर है और मैंने वी जेड ही लिख दिया, तो ये पूरे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरे पावर ही कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बाकी बच रहा है वो लिख देते हैं, ई वाई एल एल कैपिटल एल बाई टू प्लस कैपिटल एल वन, ये बचा एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज नहीं कर रहे, तो पार्टिकल जैसे आ रहा है इसी वेलोसिटी से, अगर वी जेड वेलोसिटी से बिल्कुल वैसे ही एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्यू स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर में वाई को पैराबोला बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ ये पूरा का पूरी चीज 4a है, कोई कांस्टेंट है 4a, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4a इंटू वाई, जो कि किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। यहीं से क्या पता चलता है, इसी के बेस पे थॉमसन ने अपना थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राम एक अपैरेटस से एक्सपेरिमेंट किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे और माइनस जेड एक्सिस के अलोंग से वी जेड वेलोसिटी से जब पार्टिकल एंटर हो रहा था, तो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आया था, इसीलिए इसको 4a माना है। इसका मतलब क्या हुआ, थॉमसन ने क्या देखा, देखो चार्ज पार्टिकल तो अलग अलग ले सकते हैं ना, तो थॉमसन ने क्या कहा कि Q बाई एम की एक फिक्स वैल्यू, यानी कि इनका रेशो फिक्स हो, तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पे चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, उसका मास कितना भी हो, लेकिन उनका रेशो कोई फिक्स क्वांटिटी Q बाई एम ही आए, तो ऐसे केस में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जब एंटर करेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में वो कैसा बनाएंगे, उनका जो पाथ स्क्रीन पे ट्रेस होगा वो पैराबोला होगा। इसी को थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया है। यहाँ पे क्या लिखना है कि Q बाय एम की फिक्स वैल्यू पे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की वैल्यू के साथ पैरेलल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो उनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला, जिसे थॉमसन ने अपने अपैरेटस थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राम उसका नाम है, इस अपैरेटस के साथ जब प्रैक्टिकली करा तो तब भी पैराबोला ही बना। इसी के कारण इस पैराबोला को क्या बोलते हैं, थॉमसन पैराबोला। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब अगर मैं करूं इक्वेशन ए और में मैं बी करूं, सिर्फ
x ओवर में y करूँ तो मेरे पास देखो क्या आता है, x ओवर में मैं y कर रही हूँ तो x की वैल्यू क्या है, क्यू बी वाई एल स्मॉल एल, ये स्मॉल एल है, ओवर में m इंटू वी जेड स्मॉल एल बाय 2 प्लस L1, और मेरे पास y की वैल्यू क्या है, क्यू ई वाई कैपिटल एल डॉट एम वी जेड का स्क्वायर एल बाय 2 प्लस L1। यानी कि इस केस में जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है। इन शॉर्ट क्या बन रहा है इस केस में, मेरे पास क्यू बाय एम की टर्म नहीं बन रही, क्यू क्यू से कैंसिल हो रहा है और एम एम से कैंसिल हो रहा है। इसको मैं कोई कांस्टेंट बाकी बची हुई टर्म को एल मान लेती हूँ, तो मेरे पास वाई क्या आएगा, या फिर एक्स लिख दो, ये मेरे पास कैसा बन जाएगा, कुछ लाइन की इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता है, यही होती है, तो मैं y को क्या लिख सकती हूँ 1 बाई के इंटू एक्स। तो ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, यानी कि इस केस में क्या है, q और q बाई एम टर्म ही नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है, कैसे मर्जी चार्ज के और कैसे मर्जी पार्टिकल के, यानी कि q बाई एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाले कितने भी पार्टिकल आते हैं ये अलग होते जाए, तब भी क्या वो लाइन स्क्रीन पे क्या है एक लाइन शो करेगी। यही था थॉमसन पैराबोला इफेक्ट। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, वो क्या है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक, ये आप सबको पता ही है। समस्थानिक क्या है, जिनकी पीरियोडिक टेबल में क्या सेम प्लेस पे हो, जैसे कि क्या है H11 H12 H13। इसका मतलब क्या है, H11 मतलब परमाणु क्रमांक सेम है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ट्राइटियम। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो वो तो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो ये क्या है जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो, जैसे 1 1 सेम हो रहा है, लेकिन इन दोनों का माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसमें 2 - 1 1 3 - 1 यानी कि 2। न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, या परमाणु क्रमांक सेम हो, उनको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। और रह गया साइक्लोट्रॉन टॉपिक, वो बीएससी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों को एक साथ करवा दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।